नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा आज फिर ब्रिटेन के एक और राजनीतिक विचारक जिसको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में उदारवादी विचार के जनक के रूप में जाना जाता है, ऐसे राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जॉन लॉक जो समझौतावादी राजनीतिक विचारकों में दूसरे नंबर पर आते हैं हॉब्स के बाद, क्योंकि मैं पहले वाली कड़ी में बता चुका हूं कि समझौतावादी राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में तीन राजनीतिक विचारक आते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इन तीनों को मिलाकर समझौतावादी राजनीतिक विचारक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में एक समझौतावादी सिद्धांत दिया था कि एक समझौते के आधार, अब समझौते को आधार बनाकर एक राज्य की उत्पत्ति, संप्रभु की उत्पत्ति होती है। इंग्लैंड के ऐसे राजनीतिक विचारक जॉन लॉक, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा और कहीं से कोई जानकारी मिली होगी तो आपने निश्चित रूप से ये बात भी जानी होगी कि जॉन लॉक ऐसे राजनीतिक विचारक हैं और उनका ऐसा राजनीतिक विचार है राज्य, खासकर राज्य की उत्पत्ति के बारे में, जो हॉब्स के राजनीतिक विचारों से बिल्कुल उल्टा है, पलट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जहां हॉब्स मानव प्रकृति की एक घृणित व्याख्या करता है, उसे जो है एकांकी बताता है, उसे जो स्वार्थी बताता है, उसे जो है वो पाशविक बताता है, वहीं पर जॉन लॉक हॉब मतलब मनुष्य को एक नैतिक प्राणी, एक सामाजिक प्राणी बताकर उसको, उसके अंदर एक सहानुभूति की भावना है, ऐसे विचार हमारे सामने रखता है। और इन दोनों ही विचारों के पीछे का एक बैकग्राउंड जो है इंग्लैंड का है। साथियों, मैंने आपसे को बताते समय आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया था कि हॉब्स ने जब अपने विचार दिए थे तब वहां पर एक गृह युद्ध की स्थिति थी, जिसमें चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा यानी कि मृत्युदंड दे दिया गया था। और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर हॉब्स ने एक ऐसे निरंकुश राज्य की स्थापना, निरंकुश संप्रभु की स्थापना की जो दंड की परिधि से बाहर है। उसके पीछे एक और मंशा थी कि जब लोगों ने स्वयं उसको राजा चुना था तो अब लोगों को यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह अपने ही राजा, जो कि उनकी जान माल की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पहले प्रतिनिधि चुना था, उसकी हत्या वो कर दे और फिर वापस से अराजक स्थिति की तरफ चले जाए। और बड़े सुंदर ढंग से, बड़े व्यवस्थित ढंग से हॉब्स ने उस चीज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन जॉन लॉक के आते आते वहां पर परिस्थितियां बदल चुकी थी। और आपको याद होगा कि 1688 की क्रांति, जिसमें बिल ऑफ राइट्स हुआ था, जिसमें सम्राट के अधिकार छीन लिए गए थे, या ये कह सकते हैं कि सम्राट ने अपने जो संप्रभुता के अधिकार, जो सर्वोच्चता के अधिकार है, वे सारे जो है ज्यादातर अधिकार समर्पित कर दिए थे संसद के सामने। और एक किस्म से संसद की सर्वोच्चता वहां पर स्थापित हो चुकी थी, जो कि 12 जून 1500 जो है 15 जून 1215 से चला आने वाला जो संघर्ष था मैग्ना कार्टा के रूप में, वो कहीं आकर वहां धरातल पर उतरता है। और उसको इंग्लैंड के इतिहास में एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि रक्त विहीन क्रांति वो हुई थी। वो ट्रांजिशन जो हुआ था, पावर ट्रांजिशन, वो रक्तपात विहीन था। और इसलिए अब यहां पर ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक तरफ क्रांति हुई, गृह युद्ध हुआ, राजा की हत्या हुई, खून खराबा हुआ, और दूसरी तरफ जॉन लॉक की परिस्थितियां जो है वो बड़ी सकारात्मक परिस्थितियां हैं, जिनमें सांसदों ने एक क्रमबद्ध तरीके से एक लंबे इतिहास के तहत सम्राट से अपने अधिकारों को मांगा और सम्राट ने उन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के रूप में उनको दे दिए। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक के विचारों में ये पृष्ठभूमि जो है काम कर रही थी। और इसलिए उसने कहा कि मनुष्य मूल रूप से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना से कार्य करता है और मनुष्य मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार के विचार वो यहां पर रखता है। साथियों, इसके साथ साथ ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो तीनों के तीनों जो समझौतावादी राजनीतिक विचारक हैं, वे सामूहिक रूप से यूनानी राजनीतिक विचार, विशेष करके प्लेटो और अरस्तु के जो विचार थे कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है
उसका तो विरोध करते ही करते हैं। लॉक उससे आगे हटकर हॉब्स का भी विरोध करते हैं और लॉक ऐसी बात बताते हैं हमारे सामने, ऐसे विचार रखते हैं जिससे कि उनके विचार जो है मध्यकालीन देवीय सिद्धांत के भी विरुद्ध जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं। और जो हॉब्स ने एक निरंकुश सरकार की स्थापना की थी उसके भी खिलाफ जाते हैं। इन दो पंक्तियों से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जॉन लॉक स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार की शासन व्यवस्था होनी चाहिए और कैसी वो हो सकती है। जॉन लॉक कहते हैं कि इतिहास से यह सिद्ध नहीं होता कि इंग्लैंड का राजा या अन्य कोई शासक पृथ्वी पर देवी प्रतिनिधि, यानी कि देवी प्रतिनिधि ईश्वरीय रूप, जो डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट है, देवी प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध निरंकुश रूप से शासन करने का अधिकारी है। देखिए, इस दो लाइन के अंदर एक साथ जॉन लॉक मध्यकालीन देवी अधिकारों के सिद्धांत को भी नकारता है और इंग्लैंड के जो शासक थे, जो पहले वाले, जो अपने आप को जो है देवीय रूप में यानी कि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मानकर चलते थे, जिसकी कि हॉब्स ने भी आलोचना की थी, ये हम मानकर चलते हैं। हॉब्स भी देवीय अधिकारों की बजाय एक संप्रभु शक्ति के रूप में, वहां पर कानूनी शक्ति के रूप में वहां स्थापित करता है, उसकी आलोचना करता है। और साथ साथ में निरंकुश, क्योंकि हॉब्स एक निरंकुश शासन की स्थापना करते हैं, तो लॉक हमें यहां पर निरंकुश शासन की आलोचना करते हुए भी दिखाई देते हैं। अब क्रमबद्ध तरीके से हम जॉन लॉक के विचारों को जो है यहां पर पढ़ेंगे। सामाजिक समझौते का विचार पढ़ते समय या जानते समय हमें पता है कि यह 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण में मनुष्य की मानवीय स्वभाव के बारे में चर्चा होती है, फिर प्राकृतिक अवस्था में वह अपने उस प्राकृतिक मानवीय स्वभाव के अनुसार किस प्रकार का आचरण करता है और उसका वह आचरण किस प्रकार से एक राज्य की आवश्यकता की तरफ बढ़ता हो, राज्य की स्थापना होती है। इन्हीं 3 चरणों की श्रेणी में सबसे पहले चरण पर हम चलते हैं मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर। मनुष्य का जो उसका स्वभाव है वो कैसा है, प्रकृतितः नेचुरल उसका स्वभाव कैसा है। देखिए, जॉन लॉक मनुष्य को जन्म से ही एक समान मानता है और वो परस्पर समानता की सिद्धांत को यहां पर स्थापित करता है। ये कहता है कि मनुष्य का मनुष्य से जो संबंध है वो मनुष्यता के नाते एक दूसरे से एक समान है। तो मनुष्य को मनुष्य से मनुष्यता के आधार पर व्यवहार करना चाहिए और इसी आधार पर वो कहता है कि मनुष्य विवेकी है, एक नैतिक प्राणी है, उसके कार्यों में हमें सहानुभूति की भावना, प्रेम और कोमलता की भावना दिखाई देती है। साथ साथ में इस बात की भी स्थापना करता है कि मनुष्य भौतिक आवश्यकताओं की बजाय अपनी कर्तव्य भावना से अधिक संचालित और प्रेरित होता है। हॉब्स जबकि ये कहता है, और अब अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो यूनानी राजनीतिक विचारक अरस्तु भी अपने राज्य के सिद्धांत का आधार मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं को मानता है। तो यहां पर उस बात को थोड़ा सा दरकिनार करता है जॉन लॉक, और वो कहता है कि मनुष्य अपनी दूसरों के प्रति जो कर्तव्य भावना है उससे ज्यादा प्रभावित होता है। वह स्वार्थी ही नहीं परमार्थी भी है, यानी कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। इस बात को एक सिरे से जॉन लॉक यहां पर नहीं नकार रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं हॉब्स के उल्टे कि वह स्वार्थी है लेकिन साथ साथ में परमार्थी है। जबकि हॉब्स कहते हैं स्वार्थी है और वह एकांकी भी है और अहंकारी भी है। तो यहां यह मूल अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो और अगर इस प्रकार का, यानी कि मनुष्य विवेकी है, मनुष्य नैतिक प्राणी है, मनुष्य में सहानुभूति की भावना होती है, मनुष्य में प्रेम की भावना होती है, मनुष्य में कोमलता की भावना होती है और कर्तव्य भावना से प्रेरित होता है और वह परमार्थी है। इस प्रकार के मानव स्वभाव की व्याख्या जॉन लॉक हमारे सामने करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे चरण में, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपनी, जब राज्य नहीं है, राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहां है ये आप सब लोगों को पता है। राज्य से पूर्व की अवस्था प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार से अपनी इस
मानवीय प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य आचरण करता है, इसकी बात मैं आप लोगों को बताता हूं। प्राकृतिक अवस्था जॉन लॉक कहता है कि दो प्रकार की प्राकृतिक अवस्था, यानी कि दो प्रकार की स्थितियां वहां पर प्राकृतिक अवस्था के अंदर पाई जाती है। पहला जिसको हम कह सकते हैं कि पारस्परिक सहयोग, लोग एक दूसरे से सहयोग करके चलते हैं, कोई किसी के साथ लड़ता झगड़ता नहीं है, यानी कि हॉब्स की तरह वहां का मनुष्य झगड़ालू नहीं है, वह शांति स्थापित करना चाहता हो और सद्भावनापूर्ण जो है आचार विचार करना चाहता है, एक दूसरे के सद्भावनापूर्ण माहौल में वो रहना चाहता है। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है लेकिन मनमानी नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है लेकिन मनमानी नहीं कर सकता, यानी कि स्वतंत्रता है, स्वेच्छातंत्रता वहां पर नहीं है, स्वच्छंदता वहां पर नहीं है। दूसरी स्थिति कहता है कि अराजक किंतु सामाजिक। अराजक का मतलब है, सीधी सीधी बात है कि संधि विच्छेद करेंगे, अराजक जहां पर राज्य नहीं है। लेकिन यहां पर रूसो से और होब्स से भिन्न लॉक इस बात की स्थापना करके चलता है कि यह प्राकृतिक अवस्था भी सामाजिक अवस्था है। यहां पर किसी प्रकार का एक समाज पहले से स्थापित हो चुका है, इसलिए इसने कहा कि अराजक तो है किंतु सामाजिक है, यानी कि लोग जब सहमति पर पहुंचते हैं, जब कर्तव्य भावना पर पहुंचते हैं, जब वो विवेक से काम लेते हैं, तो ये मानकर चल दिए कि उनके अंदर एक सामाजिक भावना पहले से संचालित है। तो इसलिए उसने कहा है कि अराजक किंतु सामाजिक, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। हॉब्स का जो मनुष्य है वो एक दूसरे को हानि पहुंचाता है, एक दूसरे के खिलाफ निरंतर युद्ध की स्थिति में रहता है, जबकि लॉक का मनुष्य किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहता और एक समान रूप से प्राकृतिक समाज के सभी लाभों का प्रयोग एक साथ करना चाहते हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, सबके पास अपने प्राकृतिक अधिकार है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई जो है शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है। और ये प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक विधियों से संचालित होते हैं। प्राकृतिक अधिकार हैं जो प्राकृतिक विधियों से नियमित होते हैं, नियमन होता है या संचालित होते हैं। जो शब्द आपको पसंद आता है उसको प्रयोग कीजिए। और इस प्राकृतिक विधि का आधार प्राकृतिक विवेक है। साथियों, मैं आपको ये मूल रूप से बताना चाहता हूं कि जॉन लॉक पहला ऐसा राजनीतिक विचारक है पूरे राजनीतिक विचार के इतिहास में जो मनुष्य की विवेकशीलता पर इतना अधिक जोर देता है। और इसलिए जॉन लॉक को ही उदारवाद का जनक होने का श्रेय प्राप्त होता है। वो आप इस पूरे इसके अंदर सवाल के अंदर देखेंगे। सारे उदारवादी मूल रूप से यह मानकर चलते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। जॉन लॉक से लेकर और जॉन रॉल्स तक आप किसी भी उदारवादी राजनीतिक विचार का सिद्धांत उठाकर देख लीजिए, सब में यही मूल भावना मिलेगी कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इस विवेकशीलता के कारण ही वह अपनी स्वतंत्र जीवन जी सकता है। यह उसका आधार है, ये फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है बिल्कुल उदारवाद का कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और इसलिए उसके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं रहना चाहिए। यह व्यक्तिवादी विचार विवेकशीलता से ही निकल कर आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसका अंदर है कि प्राकृतिक विवेक जो है प्राकृतिक विधि का आधार प्राकृतिक विवेक है, जिससे प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग मनुष्य वहां पर करते। प्राकृतिक आधार क्या है, पर अधिकार क्या है? देखिए, जो जिस स्थिति में ईश्वर ने उसे पैदा किया है उन स्थितियों को वे प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। और इस आधार पर जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हुए हमारे सामने दिखाई देते हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपदा का अधिकार। संपदा और तीनों को मिलाकर हम मनुष्य के संपत्ति का अधिकार कहते हैं। ये तीनों मनुष्य की संपत्ति है, जीवन, स्वतंत्रता और संपदा, स्टेट। ज्यादातर किताबों में गलती से यह लिखा जाता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। संपत्ति नहीं है, यह संपदा है।
और ये तीनों मिलकर मनुष्य की, हर एक मनुष्य की इंडिविजुअल की ये संपत्ति है। तीनों ही अधिकार, उसका जीवन भी उसकी संपत्ति है, उसकी स्वतंत्रता भी उसकी संपत्ति है, और अपने जीवन और स्वतंत्रता को चलाए रखने के लिए उसको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, खेत खलियान मकान सब, पशु जानवर, जिस भी चीज की संपत्ति की जरूरत पड़ती है वो मिलकर मनुष्य की संपदा बनती है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे तो ये तीनों चीज मिलकर कहीं ना कहीं एक जो है संपत्ति जो मनुष्य की होती है उसकी सिद्धांत यहां पर स्थापित है। यानी कि मनुष्य को 3 प्रकार के अधिकार यहां पर प्राप्त है। इसके साथ साथ वहां पर एक और विशेष व्यवस्था प्राकृतिक अवस्था के अंदर थी, जिसको हम अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था, अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था कहते हैं। यही वह व्यवस्था है जिसके कारण आगे चलकर मनुष्य को राज्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अनुपातिक दंड की स्वचालित व्यवस्था का मतलब यह है कि मनुष्य स्वयं यह तय करेगा कि उसने, जिस व्यक्ति ने प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया, उस व्यक्ति के प्रति जिसकी हानि हुई है वह उसको किस अनुपात में लेता है, और उस अनुपात का निर्धारण करने का जो क्राइटेरिया था वो स्वयं व्यक्ति था। पहले से स्थापित कोई नियम ऐसे थे नहीं, वहां पर व्यक्ति ने ही निर्धारित करना था कि इस व्यक्ति ने अगर मेरे खिलाफ कोई अपराध किया है तो इस अपराध की डिग्री, उसका अनुपात कितना है, उसका प्रोपोर्शनेट कितना है, तो वह वहां पर उसको दंड देगा, और उसको दंड देने का भी अधिकार वहां पर व्यक्तिगत रूप से है। तो यह व्यवस्था वहां पर थी कि प्राकृतिक विधि के उल्लंघन पर प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं उसकी सीमा तय करके उसको अपराध देना पड़ता था। यानी कि खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, इस प्रकार के जो है दंड व्यवस्था वहां पर स्थापित थी। और यह भी हो सकता था कि एक ही व्यक्ति एक जैसे अपराध के लिए 2 अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का दंड दे, क्योंकि वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अगले व्यक्ति ने जो उसके खिलाफ अपराध किया है कि उसके अनुपात में उसको कितना नुकसान हुआ है वह स्वयं व्यक्ति तय करेगा। तो ये जो व्यवस्था थी इसके कारण आगे चलकर होता है। लेकिन साथ साथ में यहां पर एक और नियम था कि दूसरों के साथ आप वैसा ही व्यवहार करो जैसा दूसरे व्यक्तियों से अपने प्रति चाहते हो, क्योंकि यहां पर सब इंडिविजुअल है। कोई, मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ना कोई शासक है ना कोई शासित है जो उन प्राकृतिक विधियों को लागू कर सके। बस उन प्राकृतिक विधियों और अधिकारों का आधार प्राकृतिक विवेक ही है जो व्यक्तिगत रूप से होते हैं। अब यहां पर निर्णय किस आधार पर लिया जाता था? मनुष्य व्यक्तिगत रूप से पाप पुण्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित की भावना से प्रभावित होकर यहां पर इन निर्णयों को लेते थे। इस प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक शांतिपूर्ण और आदर्श व्यवस्था थी। अब सवाल उठता है कि हॉब्स की व्यवस्था के अंदर तो वो अराजक व्यवस्था थी, लोगों का जीवन दूभर था, वहां किसी प्रकार का विचार नहीं था, वहां किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, जीवन पर निरंतर मौत का खतरा छाया रहता था। इस प्रकार से उनका जीवन दूभर हो गया था और राज्य की स्थापना की जरूरत पड़ी। रूसो इस बात की स्थापना करता है कि वे प्राकृतिक अवस्था में जो लोग आराम से रह रहे थे, धीरे धीरे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती चलेगी और निजी संपत्ति का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा कि जिस निजी संपत्ति को आधार बनाकर आगे चलकर कार्ल मार्क्स अपने सारे सिद्धांतों को स्थापना करते हैं, उस निजी संपत्ति को सबसे पहले अपने राजनीतिक विचारों का आधार बनाकर इनइक्वालिटी की बात करने वाला रूसो था। और उस निजी संपत्ति के कारण मनुष्य का जीवन और सभ्यता के विकास के कारण मनुष्य का जीवन प्राकृतिक अवस्था में एकदम दूभर हो गया और फिर उनको समाज की जरूरत पड़ी। लेकिन लोक के अंदर ये बड़ा एक विचित्र सी बात दिखाई देती है, इन सब चीजों के बावजूद भी कि मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य नैतिक है, सहानुभूति से काम करता है, प्रेम से काम करता है, वहां की व्यवस्था शांतिपूर्ण एवं आदर्श थी। तो अब सवाल उठता है कि फिर राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्य की सत्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां पर हम 3 प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, जिन 3 प्रमुख कारणों से
लॉक कहता है कि इस राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता हमें पड़ती है। पहला, निश्चित, प्रकट एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी जिससे मतभेदों का निर्णय हो सके, यानी कि सबके द्वारा स्वीकार की गई कोई ऐसी लिखित जो है विधि, कानून नहीं था जिसके द्वारा मतभेद जो आपस में होंगे उनका जो है निर्धारण हो सके। दूसरा, प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं था, क्योंकि अनुपात में लेना था तो एक व्यक्ति के प्रति अपराध किए जाने पर उसको कम दंड दे सकता था और दूसरे व्यक्ति को अधिक दंड दे सकता था। यह उसकी दोस्ती और दुश्मनी पर भी निर्भर कर सकता था कि वो किसको कितना दंड देगा। जो निश्चित विधि के अनुसार निर्णय दे सके, तो इसका मतलब है कि कोई निष्पक्ष निर्णायक नहीं था, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने बारे में कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। अतः व्यक्ति स्वयं ही यह कार्य करता था। तीसरी जो प्रमुख कारण बताया कि ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो प्राकृतिक विधि के उल्लंघन पर दंड का समर्थन करे और उसे क्रियान्वित कर सके। ऐसी किसी भी चीज का जो है वो अभाव, यानी कि तीन प्रमुख कारण यहां थे कि मतभेदों का निर्धारण कैसे हो, विधियों का संचालन कैसे हो और दंड को घोषित करके उसको क्रियान्वित किस प्रकार से किया जाए। अतः इन कठिनाइयों को, इन तीन प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजनीतिक सत्ता की आवश्यकता जॉन लॉक कहता है तब पड़ती है और तब सामाजिक समझौते के दौरान राजनीतिक सत्ता की स्थापना की जाती है। तीसरा चरण आता है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता कैसे होता है? जॉन लॉक ये कहता है कि सुविधापूर्ण स्थिति को अधिक सुविधापूर्ण स्थिति बनाने के लिए सामाजिक समझौता का उदय होता है, सामाजिक समझौता अस्तित्व में आता है। सुविधापूर्ण स्थिति को और अधिक, क्योंकि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की स्थिति को कभी भी अराजक स्थिति या कि रूसों की तरह ये कह सके कि वहां पर लोगों का जीवन दूभर हो गया था और लोगों ने प्राकृतिक अवस्था की तरफ लौट चलो, इस प्रकार का कोई नारा लगाया था या एक निरंतर युद्ध की स्थिति थी, ऐसी नहीं थी। जॉन लॉक पहले ही कह चुके हैं कि वह स्थिति आदर्श थी और बहुत बढ़िया थी, लेकिन उस स्थिति को और अधिक अच्छा बनाने के लिए हमें जो है इस समझौते की जरूरत है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि जॉन लॉक के सिद्धांतों में दो पक्ष स्पष्ट रूप से हमारे सामने है। समझौता हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है और दो पक्ष यहां पर हैं। एक कौन सा पक्ष है? एक सामाजिक पक्ष है। यह बात हम पहले ही कह चुके हैं कि वहां पर मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में लोग एक सामाजिक स्थिति में रहते हैं, यानी कि उनके अंदर एक आपसी सहमति, कॉन्शियसनेस, एक सर्वसम्मति किन्हीं चीजों पर बन चुकी है। वह तीन कौन सी चीजें हैं? जिन तीन चीजों के बारे में हमने बताया है कि कोई ऐसी विधि बनाने वाली, उसको दंड निर्धारित करने वाली और उस दंड को क्रियान्वित करने वाली शक्ति के अभाव को दूर करने के लिए वे आपस में सर्वसम्मति से तैयार होते हैं। तो मनुष्य सर्वसम्मति से जो सामाजिक स्थिति के अंदर तीन चीजों को जो है त्याग करता है। किसके सामने करता है? अपनी दूसरी राजनीतिक सत्ता के सामने। मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति को राजनीतिक, यहां पर दो पक्ष एकदम स्पष्ट रूप से हैं और राजनीतिक सत्ता रूसों की तरह वही नहीं है जो व्यक्तियों का सामूहिक रूप है। ये व्यक्ति अलग है, एक राजनीतिक सत्ता की अलग से स्थापना करते हैं। ये वो नहीं है कि रूसों ने कहा कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने अधिकार छोड़ देंगे और सामूहिक स्थिति में फिर प्राप्त कर लेंगे, नहीं। और हॉब्स की तरह एकदम समझौते से बाहर की चीज भी नहीं है। ये समझौते के दो पक्ष हैं, इन दोनों के बीच में समझौता होता है। राजा को कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी राजनीतिक शक्ति को, और सामाजिक शक्ति उनके ऊपर कुछ शर्तें लगाएगी। वो शर्तें कौन सी लगाई हैं इन्होंने? यहां पर तीन चीजों का त्याग ये अपनी सामाजिक सर्वसम्मति से, सहमति से त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। पहला है स्वयं प्राकृतिक विधि की व्याख्या करने का। प्राकृतिक विधि की व्याख्या करने के अपने अधिकार का ये लोग त्याग करते हैं।
दूसरा दंड देने के अधिकार का त्याग। दंड देने के जो क्योंकि प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य को दंड देने का अधिकार स्वयं था, और तीसरा उसको क्रियान्वयन करने का अधिकार। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक विधि के अनुसार जो ये 3 प्रकार के अधिकार मनुष्य को प्राप्त थे, इन 3 अधिकारों को अपनी सामाजिक स्थिति के तहत वे सर्वसम्मति से छोड़ने को तैयार होते हैं सामाजिक समझौते के अंदर, लेकिन राजनीतिक शक्ति के ऊपर 3 शर्तें लगाते हैं कि हम आपको ये अधिकार दे रहे हैं, इसके बदले में आप हमें क्या देंगे। तो इसके बदले में ये कहते हैं कि 3 शर्तें क्या हैं कि हमारे प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण। प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण, प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक, जीवन, स्वतंत्रता और संपदा। जीवन, स्वतंत्रता और संपदा, इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की शर्तें इस राजनीतिक सत्ता के ऊपर लगाते हैं कि आपको हर एक स्थिति में मनुष्य के इन 3 प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करना ही करना है। अगर आप इन 3 प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण करने में असफल हुए तो जनता के पास यह अधिकार होगा कि इस राजनीतिक सत्ता को बदल दिया जाए। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं जॉन लॉक मनुष्य को अकर्मण्य साझा के प्रति, अकर्मण्य शासक के प्रति एक क्रांति के अधिकार की यहां पर पूरी स्वतंत्रता देता है, और इन्हीं तीनों अधिकारों को, प्राकृतिक अधिकारों को सामूहिक रूप से व्यक्तिगत संपत्ति मानकर चलता है। यहां पर लॉक, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। साथियों, ये आपको ध्यान में आया होगा और आशा करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। अब इसके कुछ मूलभूत बिंदुओं, यानी कि इस सामाजिक समझौते के अंदर क्या क्या प्रमुख बातें हैं, उनके बारे में हम आपसे 2-3 मिनट में ये बात कर इसको समाप्त करेंगे। साथियों, अब हम जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के मूल बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो विचार, जो बात हमारे सामने निकल कर आती है कि यह समझौता एक सामाजिक और राजनीतिक समझौता है। साथियों, हमें पता है हाब्स और रूसो का समझौता एकलवादी समझौता है, जो एक साथ राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं का जो है प्रबंध करता है, जबकि जॉन लॉक का समझौता एक तरफ सामाजिक है और दूसरी तरफ राजनीतिक है, जहां पर लोग उन 3 बातों की तरफ सहमत होते हैं जिनका समर्पण जो वो राजनीतिक सत्ता के सामने करते हैं, यानी कि अपने कानून की व्याख्या करने का अधिकार, प्राकृतिक विधि की व्याख्या करने का अधिकार, उसके अनुसार दंड देने का अधिकार, उस दंड को क्रियान्वित करने का अधिकार। दूसरी तरफ वह राजनीतिक सत्ता पर एक शर्त भी लगाते हैं, यानी कि दोनों पक्ष बिल्कुल सामने सामने है। शर्त क्या है? वही अपने जीवन स्वतंत्रता और संपदा, यानी कि 3 जो मूलभूत जो प्राकृतिक अधिकार हैं मनुष्य के, उनकी सुरक्षा की गारंटी शर्त के रूप में वहां पर राजनीतिक सत्ता से ली जाती है। इसलिए यहां पर ये 2 अलग अलग प्रकार के जो है समझौते होते हैं। साथियों, दूसरा मुख्य बिंदु इसमें से निकल कर आता है कि यह एक सर्वसम्मत और सहमति पर आधारित समझौता है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग सर्वसम्मति से, क्योंकि वह अपने विवेकशील व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, और जैसा कि लॉक ने बताया था कि वह स्थिति अराजक तो थी किंतु सामाजिक थी। अपनी उस सामाजिकता के कारण वे इन बातों की तरफ, सहमति की तरफ पहुंचते हैं कि हमें किन चीजों का अपना अधिकार छोड़ना चाहिए और किन चीजों को अपने पास में रखना चाहिए।
तो वो सर्वसम्मति से इस बात को तय करते हैं कि हम प्राकृतिक विधि के तहत आने वाले उन तीनों अधिकार, यानी कि उसकी व्याख्या करने, दंड देने, क्रियान्वयन करने, उन चीजों को छोड़ेंगे और अपने 3 प्राकृतिक अधिकारों को अपने पास रखेंगे। और यह व्यवस्था सर्वसम्मति पर आधारित थी, यानी कि समझौते से राजनीतिक समझौते पर पहुंचने से पहले वे सामाजिक समझौता एक किस्म से अपने आप कर चुके थे, इसलिए इसको सामाजिक और राजनीतिक समझौता कहा जाता है। तीसरा प्रमुख बिंदु है कि यह एक सर्वकालिक समझौता है। साथियों, आपको पता है कि हॉब्स का समझौता है, चाहे रूसों का समझौता है, उसमें समझौते की शर्तों को मानना ही पड़ेगा, अन्यथा एक ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगर जो भी समझौता तोड़ेगा वह प्राकृतिक अवस्था में दोबारा लौट जाएगा, इस प्रकार इसलिए वे एक निरंकुश प्रकार की सत्ता की स्थापना भी करते हैं। लेकिन यहां पर जॉन लॉक उस बात की गुंजाइश छोड़कर चलते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि यह समझौता सर्वकालिक इसलिए भी हो जाता है दूसरे कारणों से। एक तो यह सर्वसम्मति के द्वारा माना गया था और प्रत्येक काल में इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शासक अकर्मण्य है और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करने में वह असमर्थ है, तो लोगों को यहां पर क्रांति करने का अधिकार जो है जॉन लॉक देता है, यानी कि शासक के खिलाफ आवाज उठाने की गुंजाइश यहां पर जॉन लॉक छोड़ के चलता है। इसलिए कहता है कि बजाय प्राकृतिक अवस्था में लौटने के आप शासक को ही बदल लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं। चौथा प्रमुख बिंदु है कि यह एक सीमित सरकार की स्थापना है। यहां पर हॉब्स और रूसो की तरह हमने एक निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना नहीं की है, क्योंकि समझौता करते समय लोगों ने कुछ चीजें राजनीतिक सत्ता को समर्पित की और कुछ चीजें अपने पास रख ली, और जो अपने पास जो रखी हुई चीजें हैं उनको शर्त के रूप में राजनीतिक सत्ता के ऊपर स्थापित कर दिया। और वो चीजें क्या हैं कि उनके प्राकृतिक अधिकार, जिसको हम संपत्ति के अधिकार कहते हैं, जीवन स्वतंत्रता और संपदा, उन तीनों अधिकारों को सरकार के ऊपर एक अंकुश के रूप में रख दिया कि आपको इनकी सुरक्षा करनी होगी, और जो सरकार इनकी सुरक्षा या संरक्षण नहीं कर पाएगी वह सरकार क्रांति के द्वारा बदल दी जाएगी। इसलिए एक लिमिटेड गवर्नमेंट की उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, एक लिमिटेड गवर्नमेंट की बात यहां पर लॉक करते हैं। पांचवा प्रमुख बिंदु यहां पर हमारे सामने निकल कर आता है कि यह प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता रद्द नहीं करता। जॉन लॉक का समझौता प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता को रद्द नहीं करता। साथियों, आपको पता है हॉब्स का समझौता, रूसो का समझौता हो जाने के बाद किसी भी प्रकार के प्राकृतिक विधि और अधिकारों की बात उसकी राजसत्ता में नहीं हो सकती है, क्योंकि समझौता करते समय सभी लोग अपने प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रताओं को, अपनी शक्तियों को, जो प्राकृतिक शक्ति उसके पास थी, वह लेवियाथन या सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में त्याग देते हैं। और राज्य की स्थापना हो जाने के बाद, यानी कि लेवियाथन की स्थापना हो जाने के बाद, यानी कि सामान्य इच्छा की स्थापना हो जाने के बाद, वे किसी प्रकार के प्राकृतिक विधि कानूनों के तहत नहीं होते, केवल वे लेवियाथन या कि जिसको हम कहें कि संप्रभु के बनाए गए नियमों से ही संचालित होंगे। अंतिम पॉइंट के रूप में न्यास की स्थापना। लॉक का जो सामाजिक समझौता है वो एक ट्रस्ट की स्थापना करता है। ट्रस्ट का काम होता है कि लोगों की धरोहर, जो सामाजिक सामूहिक धरोहर होती है, उसकी सुरक्षा करना, उसकी देखरेख करना। तो ये जो सही मायने में जो सरकार है, जिसको लिमिटेड गवर्नमेंट कहा गया है जॉन लॉक की, वो सरकार एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगी, जो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार, जो मनुष्य की धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, उसका ही संरक्षण और उसको सुरक्षा की गारंटी देने की बात करती है।
आशा करता हूं कि ये मूल बिंदु, ये जॉन लॉक का विचार जिसको मैंने तुलनात्मक दृष्टि से आपको सामने रखने की कोशिश की है रूसो और हॉब्स के दृष्टिकोण में, वो आपको पसंद आया होगा। बार बार कहता हूं, नहीं पसंद आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।